देखो हम पढ़ेंगे आज मेरे के एक लोणकरण जी थे, एक शासक थे। हुआ ये था कि इस लोणकरण के समय एक जो आपका सिंध था ना, सिंध, इस सिंध का एक नवाब था और उस नवाब को उसके भाई ने यहाँ से भगा दिया था और उस नवाब का नाम था अमीर अली। अब हुआ क्या था, ये अमीर अली भागते 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 जैसलमेर के साइड आया और जैसलमेर के उस समय जो शासक थे उनका नाम था लोणकरण जी। अब लोणकरण जी के पास आए और अपने जितने भी राजस्थान के या अपने भारत के जितने भी राजा होते थे वो अपने शरणार्थियों को हमेशा शरण देते थे। अब अमीर अली आए लोणकरण के पास और अमीर अली आके लोणकरण जी को बोलता है कि लोणकरण जी, मुझे मेरे भाई ने यहाँ से भगा दिया है और आप में मेरी क्या करो, अब सहायता करो। अब लोणकरण जी ने इस अमीर अली को बुलाया और जो दरबार लगता है, जैसे आगे राजा और इस साइड में दरबारी बैठे होते हैं, तो लोणकरण जी इस अमीर अली को बुलाया और अमीर अली को कहा कि ये अमीर अली मुसलमान था, तो इस अमीर अली को बुलाया और अमीर अली को कहा कि तू टेंशन मत ले, आज से तेरा जो भाई तुझे भगा दिया है तो उस भाई की जगह मैं हूँ, आज से तुम मुझे अपना भाई समझ ले। और इसको अपना भाई बनाया। और कहा जाता है कि इस बड़े दरबार में उन्होंने जो अपनी पगड़ी पहन रखी थी लोणकरण जी ने, तो वो अपनी पगड़ी इस अमीर अली को पहनाई और इसकी जो टोपी थी जो उन्होंने खुद पहनी। और कहा जाता है कि पगड़ी बदल भाई बने दोनों, लोणकरण जी और अमीर अली। अब थोड़े दिन निकले, अमीर अली ने लोणकरण जी को कहा कि लोणकरण जी, हम तो रोज़ ही मिलते हैं, रोज़ मिलते हैं। अमीर अली को यहाँ पे जागीर दे रखी थी तो हम तो रोज़ ही मिलते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि किसी दिन अपनी जो अंदर आपकी रानी और मेरी बेगम जो भी मिले, क्योंकि हम दोनों का तो मिलन हो रही है और अपनी जो रानी है वो कभी मिली भी नहीं, 2-4 महीने हो गए। मैं भी यहाँ बेटा बेटा रहता हूँ, लेकिन अपनी रानी अब जो कहती है कि कभी मेरी बेगम कहती है कि आपकी रानियों से मुझे मिला दो, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं पूछ कर आऊँगा लोणकरण जी से, और आप ऐसा कीजिए कि मेरी बेगमों को अपनी रानियों से मिला दीजिए, लेकिन ये होना चाहिए कि आपका कोई पुरुष नहीं होना चाहिए, तभी मैं अपनी बेगमों को भेजूँगा। अब अमीर अली ने कह दिया लोणकरण जी ने। अब लोणकरण जी ने अमीर अली को कहा कि अमीर अली, 2-4 दिन बाद मेरे पास में एक गाँव है और उस गाँव में कोई भोजन या कुछ ऐसे रहता है, जो कोई प्रोग्राम था। तो इन लोणकरण जी ने कहा कि हमारे यहाँ के जितने भी अंदर जो पुरुष हैं वो पास के गांव में यहाँ पर प्रोग्राम में जाएंगे, यानी कुछ प्रोग्राम होगा या भोजन जीवना वीमना होता है तो वहाँ जाएंगे। तो आप ऐसा करना, अपनी बेगमों को यहाँ जैसलमेर, जो किला था, कौन सा किला था, जैसलमेर, आप जैसलमेर भेज देना, ताकि पुरुष बाहर रहेंगे तो आपकी बेगम आराम से हमारी रानियों से मिल लेगी और उन्हें किसी प्रकार का डर भी नहीं रहेगा। अमीर अली ने कहा ठीक है। अब अमीर अली अपने जो जागीर दे रखी थी पास में उसमें जाता है और अपने साथियों को और अपनी बेगमों को जो भी थे पास में, उन सबको बुलाता है और कहता है कि 4-5 दिन बाद में, यानी 4-5 दिन, कोई रविवार सोमवार कुछ वार होगा, तो अपनी रानियों को, इन बेगमों को कहता है कि 4-5 दिन बाद में आप बेगमें लोणकरण जी की रानियों से जाकर मिल लेना। तो पास में कोई, उसके पास कोई लड़का या व्यक्ति कोई जो खड़ा था वो कह रहा था अमीर अली को कहा कि पागल, ये बहुत बढ़िया मौका है कि अंदर कोई भी शासक या कोई भी राजपूत पुरुष या कोई नहीं रहेगा, पुरुष तो बढ़िया मौका है, अंदर सब महिला ही रहेगी। ये बढ़िया मौका है जो तू कहाँ पर अटैक कर दे, इस जैसलमेर पे, और इन रानियों की जगह क्या भेज दे, तो अपनी बेगमों की जगह इन बेगमों की जगह पुरुष को भेज दे। अब हुआ यह था कि जब भी रानियाँ बाहर जाती थी या बेगमें बाहर जाती थी तो आपने देखा कि रानियाँ पर्दों में रहती थी पहले, और पर्दों में रहने के कारण उनको जो डोलियाँ होती थी ना, पालकियाँ जिसे बोलते हैं, तो उन पालकों में बिठा के भेजा जाता था। अब हुआ ये कि इस अमीर अली ने कहा था कि मेरी तरफ से 30 या 40 बेगम आएगी। कितनी आएगी? 30-40 बेगमें। अब अमीर अली ने क्या कहा, उस व्यक्ति के बेकाऊ में आ गया और उस व्यक्ति के कहने पर उन्होंने पालकियों में अपनी बेगमों की जगह बेगमा बिठा दिया। बेगमा मतलब पुरुष बिठा दिए थे। अब पुरुष बिठा कर उन पालकियों में भेज दिए। जब ये भेजे गए जैसलमेर में, जैसलमेर 7 गेट थे, है ना, हर गेट पे 3-4 आदमी थे, पुरुष अंदर कोई थे नहीं, राजा वाजा। अब हर गेट पे 7 गेट थे और एक गेट पे 5-6 होता था, 7-5 35 या 35-40 जने होंगे। और इन्होंने क्या किया कि 30 पालकियाँ मंगाई और 30 पालकियों में बिठा दिया उसने 3-3 या 4-4 अपने आदमी। अब आपने देखा होगा जब रानियाँ बैठती है या कोई बेग में बैठती है, कोई भी बैठता है, तो रानियाँ होती है 30-40-45 किलो की होती है ना, नाजुक शरीर होता है, बढ़िया मस्त रहती है और उसको हर कोई उठा सकता है। 4-5 को अकेला आदमी उठा ले, अगर उन्हें पता हो कि अंदर रानियाँ बैठी है तो सबकी इच्छा होती है कि मैं उठाऊँ, जाऊँ, मैं भी जाऊँ, है ना। तो 4-5 को बिठा दिया अंदर। अब 4-5 को बिठाए और पहले गेट पे जैसे आए ना, तो आपने देखा होगा
अंदर कौन बैठे थे? बेगमू की जगह बेगमा, और बेगमा और सांड भेजे थे उन्होंने, ऐसे मोटे मोटे शरीर के भेजे थे। जब वो अंदर से, जब बाहर से जब अंदर की तरफ आ रहे थे उन दरवाजों की तरफ, तब वो जो पाल के उठाए हुए थे ना, उनके पैर लड़खड़ा रहे थे। वरना देखा होगा जब रानी अंदर बेग में बैठे हो तो आराम से चल रहे थे, लेकिन वो आ रहे थे तो उनके पैर लड़खड़ा रहे थे, दो पीछे दो आगे, लेकिन उनके पैर ऐसे काँप रहे थे, एक उधर जाए एक उधर जाए, गिरने की कोशिश करे। अब जो द्वारपाल था उसे समझ में बैठ गया था कि यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, यानी दाल में कुछ ना कुछ काला है। अब उस पालकी को रुका दिया, और पालकी को रुका के कहा रोको इसे, जरा मैं भी देखो कि इसके अंदर कौन सी रानियाँ बेटी बेग में बेटी है जो तुम्हारे पैर है जो पूरे पूरे काँप रहे हैं, ये लड़खड़ा रहे, एक जगह ज़मीन पे पड़ी नहीं रहे। अब उन्होंने पालकी को रुकाया, पालकी को रुकाया तो उनको डर लगने लग गया कि यार कहीं पता चल गया साले मार देंगे हमें। अब उन्होंने देखा कि पालकी में जो लोग औरतें बैठी थी ना, औरतें, आपने देखा होगा औरतों के ये शरीर पर ये बाल कम होते हैं। अब वो जो अंदर जो बेगमा बेटी थी, बेग में नहीं थी, बेगमा बैठे थे, और वो बेगमा के यहाँ से बाल दिख रहे थे बड़े बड़े और काले काले, सांड की तरफ देख रहे थे, और थोड़ी थोड़ी सी यहाँ से बुरकों से डाडी भी नजर आ रही थी। उसने सोचा यार वो जो द्वारपाल था, यार ऐसी बेग में तो मैंने कभी नहीं देखी, बेग में तो पतली पतली होते, ये तो सारे सारे सांड बैठे हुए, और इतनी मोटी मोटी तो कभी बेग में नहीं देखी। उनका नीचे उतारो और इनकी चेकिंग करो। अब वो नीचे नहीं उतारे, उनका तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बेगमों को तू कैसे देखेगा? पर उसने कहा कि नहीं, देखूंगा तो सही मैं कि अंदर बेगम है या बेगमा है। अब वो नीचे उतारने लगे तब उन्होंने विचार कर लिया कि हर द्वार पे होंगे 4-5, हमारी पालकियाँ 30, एक पालकी में 4 बेटे, 4×12 120 तो ये हो रहे, और एक पालकी उठाने वाले 4, मतलब 200-250 जने हो रहे, और ये गिनती के होंगे 50। तो तुम ऐसा करो, इस पहली गेट से मारना स्टार्ट कर दो। और सभी ने, जो अंदर बैठे थे ना वो पुरुष महिलाओं के रूप में पुरुष, वो सभी नीचे उतरे और सभी मारना स्टार्ट कर दिया। यानी यहाँ से लड़ते लड़ते लास्ट गेट तक चले गए। अब अंदर तो पुरुष थे ही नहीं, अंदर केवल रानियाँ थी जो इनका इंतजार कर रही थी अमीर अली के बेगमों का। हुआ ये था कि जब ये 4-5, मतलब ये जितने भी ये 30-40 आए थे ना, इनके साथ जितने भी थे, यानी 200-250, जब ये अंदर की तरफ बढ़ रहे थे तब अंदर रानियाँ थी, और रानियों को पता चल गया था कि आज हमें उठाकर ले जाएंगे। अब रानियाँ जितने भी द्वारपाल थे, सैनिक थे, उनको बुलाया और उनको कहा कि अभी जोहर तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि जोहर जो होता था ना उसके लिए पहले मंत्र होते थे, जाप ताप यज्ञ विज्ञ करने पड़ते थे, सारे मंत्र बोलने पड़ते थे, घंटा 2 घंटा लगता था, ऐसे नहीं होता था जोहर। तो उन सबको बुलाया और उन सबको बुलाकर कहा कि आप ऐसा करो, अब जोहर तो हम कर ही नहीं सकते हैं, इतना टाइम ही नहीं बचा, आप अपनी तलवारें निकालो और इन तलवारों से हमारी गर्दनें उड़ा दो, यानी हमें मार डालो। अब वो जो राजपूत सैनिक थे, उन महिलाओं को जब जोहर का टाइम नहीं मिला, समय नहीं मिला, तो उन महिलाओं को अपने हाथों से मार डाला, और बाद में वो उनसे लड़ते हुए केसरिया कर लेते। बाद में जो बाहर गए हुए थे प्रोग्राम, उनको जब पता चला कि जैसलमेर पे किसका अटैक हो गया, अमीर अली का, तो ये सब आए और इस अमीर अली को वहाँ पर जब वो लड़ रहा था तो इस अमीर अली को पहले दिन के सैनिकों को मारा, फिर इस अमीर अली को मार देते हैं। अब देखा होगा आपने, जब भी पुरुष ऐसी स्थिति बन जाती थी कि अब कुछ नहीं बचा है, तो अंदर महिलाएं जोर कर लेती थी और पुरुष बाहर जाकर केसरिया कर लेते थे। और एक आपका राजस्थानी एक दोहा भी है कि नाना गीगा गीग ली जामन कामन गए, पड़बाड़िया नीचे हाथ सो कर्तव्य ऊंचो गए, कि नाना गीगा गीग ली, कि मेरे पीछे जो बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे, नाना गीगा गीग ली, जामन कामन गए, और मेरी माँ, जामन यानी माँ और कामन यानी पत्नी, मेरी पत्नी, मेरी माँ और मेरे बच्चों को बड़े बाड़िया नीचे हाथ सूँ, कि मैं बाड़े यानी राजस्थानी भाषा में बालना या जलाना, कि बड़े बाड़िया नीचे हाथ सूँ, कि मेरे बच्चों को, मेरी माँ को और मेरी पत्नी को मैं अपना हाथों से उनको आग देकर आ रहा हूँ, यानी आग में डाल के आ रहा हूँ कि वो चाहे कि जोर में कूद जाए, है ना, कि ना जामन कामन गए, बड़े बाड़िया नीचे हाथ सूँ, कर्तव्य ऊंचो रहे, कि मेरा कर्तव्य हमेशा ऊंचा रहे, यानी मैं कर्तव्य के प्रति हमेशा जागरूक करूँ, या मेरा कर्तव्य ये रहता है कि मैं इस धरती के लिए, इस मातृभूमि के लिए अपना त्याग बलिदान दे दूं, तो मैं अपनी माँ, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को अपने हाथों से उस आग में दहन करके आ गया हूँ। और ऐसे वीरों की कहानी केवल और केवल आपको राजस्थान में मिलेगी। मैं हर बात कहता हूँ कि ये राजस्थान की भूमि है ना, पहले वीरांगनाओं की भूमि है और बाद में वीरों की भूमि है। धन्यवाद।